मेरे को पता चला कि कपड़े पर भी आपको वेट रिफंड मिल जाता है, लेकिन अगर आपके पास थाई बात बच जाते हैं ना तो आप उसको यहाँ एक्सचेंज मत कराओ। तो मेरे हिसाब से आपको दिल्ली से ही ख़रीदना चाहिए, यहाँ आई डोंट थिंक सो कि ये सही है। दोस्तों अगर दारू की बात है और अगर आपको थाईलैंड से कोई दारू ले जाना है ना तो आप ये वाली दारू ले जा सकते हो, लेकिन ये वीडियो देख लोगे आप तो आपको तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप तो बिंदास आके कर सकते हो सब। घूमेगा क्या घूमेगा क्या घूमेगा क्या घूमेगा क्या घूमेगा क्या घूमेगा क्या घूमेगा क्या। गुड मॉर्निंग। लोग ना रात को पतंग रोड यानी कि पतंग बीच पे आते हैं, इस वॉकिंग स्ट्रीट पर आते हैं। मैं अगर अच्छा मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा। यस हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि लोग रात को यहाँ आते हैं, आपको दिखाते हैं माहौल, लेकिन मैं सुबह सुबह आपको यहाँ लेके आ गया हूँ। लेकिन कारण ये है कि अब मैं जा रहा हूँ अपने देश यानी हमारे देश इंडिया में। ओके, आज मेरी फ़्लाइट है और 1 महीने बाद यानी कि 1 महीना थाईलैंड रहने के बाद अब वापसी है हमारी। बहुत अच्छा ट्रिप रहा दोस्तों। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कि अगर आपको पतंग से एयरपोर्ट जाना है तो आप कैसे जाएं सस्ते में। वो तो देखो महंगे में जाना है, वो तो सबको पता है कि आप होटल वाले को बोलो वो प्राइवेट टैक्सी कर देगा, आप आराम से चले जाओगे। लेकिन सस्ते में कैसे जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या है, तो वो बात कर रहे हैं। तो हम जा रहे हैं दोस्तों पतंग बीच है ना, वॉकिंग स्ट्रीट। इधर से घुसे हैं, उधर से निकलेंगे तो हम सीधे वहीं पे पहुंचेंगे जो कि एक बस स्टॉप है पतंग बीच का। फुकेत में ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा है, तो प्राइवेट टैक्सी जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी महंगा है, प्राइवेट टैक्सी तो और ज़्यादा महंगी है। तो कोशिश कीजिए अगर आप सोलो हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुबह क्या कहते हैं, सुबह 6 बजे से रात शाम को 6 बजे तक ही चलता है, उसके बाद आपको प्राइवेट पे आना पड़ता है। तो सबसे बढ़िया यही रहेगा कि आप अगर यहाँ फुकेत आते हो तो आप एक टैक्सी कर लो, है ना, टैक्सी नहीं मतलब रेंट आउट कर लो एक एक्टिवा बाइक और आराम से घूमो, तो आपको कोई लोड नहीं रहेगा। लेकिन हाँ हेलमेट ज़रूर लगाओ, अगर आप हेलमेट नहीं लगाते हो तो 1000 बात का चालान लग जाता है ना। दोनों आगे पीछे दोनों, ऐसा नहीं कि सिर्फ आगे वाले ने लगा रखा है, तो वो लगाओ, ज़्यादा तेज मत चलाओ। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, अगर आप वापस इंडिया जा रहे हो जैसे कि मैं जा रहा हूँ, तो आपके पास जितने भी कॉइन्स हैं है ना, उसको आप कंज्यूम कर लो फटाफट, क्योंकि जब हम हमारा जो बचा हुआ पैसा एजेंट को देते हैं इंडियन रुपीज़ लेने के लिए, तो वो कॉइन नहीं लेते हैं, कॉइन आपको खुद ही कंज्यूम करने। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये टाइम के बहुत पंक्चुअल होते हैं, मतलब 8:45 यानी 8:45 आ ही जाएगी, 1-2 मिनट पहले आएगी, ऐसा भी नहीं कि पहले आके खड़ी हो जाएगी, है ना। तो देखते हैं कब तक आती है। मेरा चेहरा नहीं दिख रहा होगा सूरज की वजह से, कि दिख रहा है, नहीं दिख रहा है चलो ठीक है। तो दोस्तों हम हैं, दिख रहा है आपको पतंग बीच का ये वाला गेट, मतलब जिस तरफ बीच है ना, और उस तरफ हमने उस गेट से एंट्री की थी। तो आपको इस गेट के सामने हम जहाँ खड़े हैं, पीछे पुलिस ये चौकी बनी हुई है, मतलब ये हेल्थ सेंटर है ना, बांग्ला कम्युनिटी पुलिस स्टेशन। और यहाँ पर बस स्टॉप है, ये बोर्ड भी लगा हुआ है, यहाँ पर टाइमिंग भी लिखी हुई है, मतलब 6:45 तो 7 बज ही गई यार, और रात को 9:45 तक है यार, मतलब आपको 8 बजे तक मिल जाएगी, ठीक है। तो बढ़िया है, 100 बात ये लेती है और आपको छोड़ती है। पहले अलग बस चलती थी, ये 14 फरवरी 2023 से चालू हुई है, फुकेत स्मार्ट बस 100 बात। सो बस आ गई, बस बहुत खचाखच भरी है यार, पता नहीं क्यों पहली बार खड़े खड़े ट्रैवल करना पड़ रहा है थाईलैंड में, बट ठीक है। 100 बात आपके लग रहे हैं तो एयरपोर्ट तक के। अगर आप प्राइवेट टैक्सी करते हो ना, लास्ट टाइम मैं आया था प्राइवेट टैक्सी के, मैंने कुछ अराउंड 900 बात पे किए थे इंडियन रुपीज़ में। हाँ, नो फोटो, तो भाई इंडियन रुपीज़ में 900 बात मैंने पे किए थे, तो इंडियन रुपीज़ में हो गया वो कुछ 2000-2100 रुपये। तो एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखो कि अगर आपकी फुकेत से फ़्लाइट है, चाहे वो बैंकॉक की हो या इंडिया की हो या कहीं की भी हो, कोशिश करो वो आफ्टरनून में हो, यानी 12 बजे के बाद हो, क्योंकि अगर आप सुबह 9 बजे की फ़्लाइट भी लेते हो तो आपको एटलीस्ट 3 घंटे पहले तो पहुँचना ही पड़ेगा ना, या 3 घंटे पहले, तो आपको ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा। और
और आपको प्राइवेट टैक्सी लेनी पड़ेगी जिसका बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो 100 बात में आप इजीली एयरपोर्ट पहुंच सकते हो। इसलिए मैंने इस बार फ़्लाइट थोड़ी सी मेरे को 1-1.5 हज़ार रुपये ज़्यादा पड़ रही थी, बट मैंने ये ली। दूसरी चीज़ ये है कि आप आराम से उठ सकते हो यार। आपका चेकआउट टाइम जो होता है वो 12 बजे होता है ना। उसको जल्दी करके क्या करना है, रात को आराम से पार्टी वार्टी या जो भी आप घूम फिर रहे हो तो आराम से उठो और फिर आराम से एयरपोर्ट जाओ। तो कोशिश करना कि शाम की फ़्लाइट हो या फिर दोपहर की हो। 12 से 4 बजे के बीच की सबसे बेस्ट फ़्लाइट रहेगी, ताकि आप आराम से उठ भी पाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ले सको, पैसे भी बचा सको और सब सुकून से चले। ये भाई मिल गया है मेरे को, प्रभजोत। ये भी इंडिया से ही है, पंजाब से, बठिंडा से। तो हम बस में बात करते करते आए, खड़े हुए थे, लेकिन हमारा टाइम पास अच्छा हो गया। ये बस है यार, आधे घंटे पहले आ गई। इसका अराइविंग टाइम मतलब आने का टाइम तो 10:17 का है, लेकिन हम यहाँ 9:45 पे ही पहुँच गए हैं। तो आप सोच सकते हो 1 घंटे का ट्रैवल टाइम है, तो आप उस हिसाब से थोड़ा कैलकुलेट करके चलना, आपकी फ़्लाइट है तो। और वेट रिफ़ंड भी लेना है तो वो भी देखेंगे हम वेट रिफ़ंड कैसे लेना है। दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे लास्ट टाइम मैं जब आया था फुकेत के एयरपोर्ट पे तो वहीं मैं चला गया, लेकिन यहाँ का डोमेस्टिक एयरपोर्ट नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ हमको बस उतारती है ना, वो डोमेस्टिक है, लेकिन आपको पीछे की तरफ जाके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाना पड़ता है। तो मैंने पूछ भी लिया कि मुझे वेट रिफ़ंड चाहिए, कहाँ मिलेगा। तो उसने बोला इंटरनेशनल, तो मैंने कहा हाँ। तो बोला इंटरनेशनल के लिए आप उधर जाओ। तो आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रहे हैं जहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट आती है। तो देखते हैं क्या है सीन, क्योंकि लास्ट टाइम तो मैं डोमेस्टिक ही फ़्लाई कर रहा था, बैंकॉक ही जाना था। तो मेरे साथ वाला दोस्त है, उसको भी बैंकॉक ही जाना है, तो वहीं रुक गया है। उससे भी सलाम दुआ हमने कर ली, व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज कर ली। एक चीज़ ज़रूर होती है कि आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आपको नए नए दोस्त मिल जाते हैं जो खुद सोलो ट्रैवल कर रहे हैं। वो भाई भी 15 दिन के लिए थाईलैंड आया है, घूम रहा है छुट्टी वुट्टी लेके, तो बातचीत अच्छी हो जाती है, दोस्त मिल जाते हैं। सेम लाइक दैट इंडिया के मिल गए, वैसे आपको दूसरी कंट्रीज़ के भी दोस्त मिल जाते हैं। जैसे मुझे चेंगराई में अच्छे, कराबी में अच्छे दोस्त मिल गए थे। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे ट्रैवल कर रहे हो। सोलो ट्रैवल करने का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। दोस्तों जैसे ही मैं ऊपर आया, 3rd फ्लोर पर है ना, और 3rd फ्लोर पे आया तो भीड़ लगी थी। मैं घबरा गया यार, मैंने कहा भीड़ किस बात की है, और पता चला कि ये सब चेक इन कर रहे हैं। और ये पीछे ही है ना, मेरे को वेट रिफ़ंड दिख रहा है, लिखा हुआ वेट रिफ़ंड फॉर टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन। देखते हैं, हमें पूछते हैं कि कितने बंद क्यों हैं, क्योंकि काउंटर तो बंद है। बात करते हैं। स्वादी कहा आप वेट रिफ़ंड? या आई हैव कम। ओके, गो फर्स्ट देन कम अगेन। ओके, कस्टम इंस्पेक्शन फॉर वेट रिफ़ंड। ओके, तो हमको वहाँ कस्टम इंस्पेक्शन वेट रिफ़ंड पे जाना है ना, उसको फॉर्म दिखाना है। तो अब ढूंढते हैं, वो रहा शायद कस्टम। ये एयरपोर्ट थोड़ा बड़ा है यार, वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट थोड़ा सा छोटा सा लगता है, ये बड़ा सा है। ये रहा कस्टम इंस्पेक्शन फॉर वेट रिफ़ंड। तो सारे प्रोसीजर समझते जाओ, इसलिए जल्दी आना बेहतर रहता है। ओके, ये रहा देखो पीछे कस्टम है ना। तो दोस्तों मेरी थोड़ी सी लुकझुक हो गई थी, दिल धक धक करने लगा था, क्योंकि मेरा ये फ़ोल्डर है और इसमें ही मैंने वो वेट रिफ़ंड का जो लिफाफा था, जो बिलिंग थी और डॉक्यूमेंट थे, वो रखा था। वो मुझे दिख नहीं रहा था, वो मिल नहीं रहा था। उनका कहाँ गया है यार, मतलब परेशान हो गया। और 1000 बात की बात है, 1100 बात की, यानी कि अराउंड कुछ 2500-2600 रुपये है ना। बट वो मुझे एनवेलप मिल गया, कुछ प्रोसीजर नहीं था, उसको मैंने दिखाया, उसने स्टैम्प किया। और अब मेरे को अंदर की तरफ जाना है और गेट नंबर 15 पे जाना है, और शायद वहाँ से मुझे कैश मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ पूछते करते नहीं, बस वो देख लेते हैं फॉर्म। अगर आपने सही जगह से लिया है ना, तो दुकानदार आपको शानदार बिल्कुल डॉक्यूमेंट करके एक लिफाफे में सारे बिल रिसिप्ट वगैरह डाल देगा और आप यहाँ आ सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूँ तो आपको क्या क्या चाहिएगा, एक फॉर्म होता है, वो बिल की रिसिप्ट, पासपोर्ट, और जो आपने ख़रीदा है। अगर इलेक्ट्रॉनिक से तो आपको दिखाना पड़ता है, अगर वो पूछ ले तो। कपड़े अगर ख़रीदते हो, मेरे को पता चला कि कपड़े पर भी आपको वेट रिफ़ंड मिल जाता है, लेकिन कपड़े कौन से, जो आप ब्रांडेड या शोरूम से ख़रीदते हो, महंगे वाले कपड़े, समझ रहे हो, जिसका बिल होता है, वो वाले। मैंने फुकेत से फ़्लाइट क्यों ली है, उसकी वजह ये है कि दोस्तों अगर आप जब थाईलैंड आते हो ना, तो जो बैंकॉक है वो बैंकॉक अपोजिट डायरेक्शन में है, फुकेत अपोजिट डायरेक्शन में। अगर आप बस से ट्रेवल करोगे ना, तो आपको कम से कम 12 घंटे लगते हैं बैंकॉक से फुकेत के। तो बहुत बार क्या होता है, हम राउंड ट्रिप वो ले लेते हैं फ़्लाइट, बैंकॉक टू बैंकॉक, है ना।
मतलब दिल्ली से बैंकॉक और बैंकॉक से दिल्ली। होता है क्या है, हम फुकेत जब आते हैं, है ना, और फिर वापस हमको इंडिया जाना होता है, तो हमको वापस बैंकॉक जाना पड़ेगा क्योंकि इंडिया की फ़्लाइट आपकी वहाँ से है। तो हम थोड़ा सा पैसे बचाने के चक्कर में बैंकॉक से फ़्लाइट ले लेते हैं। लेकिन आपसे मैं कहूँगा कि अगर आपका प्लान ऐसा है कि पहले आप बैंकॉक घूमोगे और फिर फुकेत आओगे और फिर फुकेत में आप अपने ट्रिप के आखिरी दिन बिताओगे, तो सबसे अच्छे ये है कि आप फुकेत से ही डायरेक्ट इंडिया की फ़्लाइट ले लो। उससे होता है क्या है, पहली चीज़ आपके पैसे बचते हैं, क्योंकि आप बस से ट्रैवल करोगे तो 1000 बात यानी कि 2500 रुपये तो ये हो गए, है ना। अगर आप 2-3 लोग हो तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से ज़रूर थोड़ी महंगी फ़्लाइट मिलती है, मगर इतनी भी महंगी नहीं मिलती, आपको 1-1.5 रुपये ज़्यादा महंगी फ़्लाइट मिलेगी, वो सबसे बेस्ट रहता है। दूसरी चीज़ कि आपका टाइम भी बचता है, आप थकते नहीं हो। अब जैसे मेरे साथ वाला जो दोस्त था उसकी बैंकॉक से फ़्लाइट है, अब वो भाई फुकेत में अभी है, अब फुकेत से फ़्लाइट ले रहा है वापस एयर एशिया की, उसके भी पैसे खर्च होंगे, टाइम भी खर्च होगा, और फिर उसकी रात को बैंकॉक से फ़्लाइट है। तो ये वाला जो चीज़ है ना, ये बच जाता है, और यहाँ पे आप सेविंग भी कर सकते हो और सब कुछ हो जाएगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखो कि जब भी आप फुकेत में अगर आना चाहते हो और आपके आखिरी दिन है फुकेत में, तो इस तरह से फ़्लाइट करो। मैं तो बोलूँगा कि सोलो सिंगल फ़्लाइट करो। अब पूरा अगर घूमना है तो पहले बैंकॉक आ जाओ, बैंकॉक वाला एरिया घूमो, और जब फिर बाद में फुकेत वाला, और यहाँ से फ़्लाइट लेके वापस चले जाओ, ठीक है। अब बहुत से इंडियंस लाइन में लग गए, मैं भी अपना सूटकेस रख देता हूँ लाइन में ताकि मेरा फटाफट नंबर आ जाए। हाँ, अब हम आ गए हैं, सब चेक इन वगैरह हमने कर लिया है, लगेज वगैरह भी दे दिया है ना, सिक्योरिटी चेक भी हो गया, और अब आ गए हम 15 नंबर काउंटर पे। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको वेट रिफ़ंड लेना है ना, तो 2 तरह का 2 स्टेप है। पहले आपको वहाँ पर, यानी कि जब आप एयरपोर्ट में एंटर करते हो तो वहाँ आपको एक काउंटर मिलेगा, वहाँ पर सील करवानी पड़ेगी, बिल चेक करवाना पड़ेगा। उसके बाद सारा प्रोसीजर, मतलब अपना लगेज वगेज दे दो, बोर्डिंग पास ले लो, और उसके बाद जब अंदर आ जाते हो सिक्योरिटी चेक के बाद, तो आपको 15 नंबर काउंटर मिलेगा, ये वाला। इस काउंटर में लगना है और पैसे वापस लेने। तो चलो लग जाते हैं लाइन में और देखते हैं कितना पैसा मिल रहा है वापस, है ना। जैसे उसमें मेंशन है, तो कितनी देर लग रही है वो देखते हैं, और कोई सवाल ववाल होते हैं या नहीं पूछते हैं, बताते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमको हमारा पैसा वापस मिल गया है। 1060 बात थे मेरे जो बिल में थे, वो 1060 बात थे। इतना कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा, फटाफट वो हो गया। दोस्तों मैं कहूँगा सनस्क्रीन भरपूर लगाओ, दबा दबा के लगाओ अगर आप थाईलैंड, फुकेत और ऐसे समुद्री एरिया में आ रहे हो तो। फिर चाहे गर्मी हो या ना हो, सनस्क्रीन ज़रूर लगाओ। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मैं वहाँ गया, मैंने उस एनवलप में, मेरे पास एनवलप था, लिफाफा था। अगर आप जहाँ से भी शॉपिंग करते हो ना, बाकायदा एक एनवलप में सारी चीज़ें डाल के देखें। उसने बस मेरा पासपोर्ट देखा, कुछ पूछा नहीं, ना मेरे गैजेट के बारे में पूछा, ना ये पूछा कि भैया सामान दिखाओ क्या ख़रीदा है। बस आराम से हो गया। उसने नोट गिने, पैसे दिए, एक रिसिप्ट पे साइन करवाया, एक रिसिप्ट मुझे दी, मैंने रख ली और मैंने पैसे लेके मैं आ गया। अब ये ड्यूटी फ्री एरिया है, यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो, जो भी आपको लेना हो। आपको टैक्स यहाँ नहीं लगता, तो अगर आप ख़रीदना चाहो तो ख़रीद सकते हो। यहाँ थोड़ा और सस्ता मिल जाता है, मगर लास्ट टाइम मैंने ऐसे चेक किया था तो इतना भी ज़्यादा फ़र्क नहीं था, है ना। ये सारी चीज़ें आप इंडिया से ख़रीद सकते हो। बट अगर आपको कुछ यूनिक सा दिखे या आपको लगता है कि लेना चाहिए तो आप ले सकते हो। लिकर के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि लिकर, दारू अगर आप यहाँ से लेते हो तो आपको इंडिया में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है एयरपोर्ट पे। वहाँ पर भी लिकर है यार, वहाँ पे भी दारू मिल जाती है ड्यूटी फ्री की, तो वहाँ से ख़रीदोगे बेहतर रहेगा। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आपके पास थाई भात बच जाते हैं, है ना, अगर आपके पास थाई भात बच जाते हैं ना, तो आप उसको यहाँ एक्सचेंज मत कराओ। दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वहाँ पे ना, आप जो भी शॉपिंग करोगे ड्यूटी फ्री में, आप वहाँ थाई भात में पे कर सकते हो, और वो है ना आपको एग्जैक्ट प्राइस में लेंगे जो आज का रेट है, तो बेनिफिट रहता है वहाँ से ख़रीदना कुछ भी, और आप वहाँ थाई भात कंज्यूम कर सकते हो। तो अगर आपके पास थाई भात बच गए हैं तो दिल्ली एयरपोर्ट पर जो ड्यूटी फ्री वाला है ना, वहाँ से शॉपिंग करो और सारे थाई भात वहाँ दे दो, वहाँ सबसे सही चीज़ हो जाती है। अभी मुझे एक भाई मिला, उसने कुछ सवाल पूछे, क्योंकि मैं ब्लॉग बना रहा था तो उसने सवाल पूछे। उनका पूछना था कि दारू में कोई दिक्कत है क्या। देखो, दारू आप यहाँ से ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बॉटल एक पासपोर्ट पे, है ना, ये ध्यान रखना। और अब उनका कहना था कि यार 200-300 रुपये यहाँ ज़्यादा सस्ती मिलती है। मैंने कहा हो सकता है 200-300 रुपये सस्ती मिले, क्योंकि मैंने एक दारू आती मंकी शोल्डर, उससे कंपेयर किया था तो मुझे 100-150 का फ़र्क आया था, तो मुझे इतना वो नहीं लगा, सिमिलर आप कह सकते हो। बट उनका एक पॉइंट बहुत वाजिब था। उनका कहना था कि जो इंडियन दारू होती है, जो
गुड़गांव में L1 में मिलती है या दिल्ली एयरपोर्ट में मिलती है वो चढ़ती नहीं है, और यहाँ की जो दारू रहती है उसका एक अलग वो रहता है। तो हाँ, इस बात से मैं एग्री करूँगा कि यहाँ की जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। तो आप 2 बॉटल ले सकते हो यार दारू की, अगर आपको लेना हो तो, और यहाँ पर भी आप अपने थाई भात कंज्यूम कर सकते हो। तो चलो, जैसे भाई ने बोल दिया तो हम भी एक बार घूम लेते हैं, अगर कुछ अच्छा लगा तो लेते हैं ड्यूटी फ्री से दारू अपने दोस्तों के लिए। तो यार मेरे को तो बहुत महंगा लगा यहाँ का ड्यूटी फ्री, क्योंकि मैंने मंकी शोल्डर का प्राइस देखा, यहाँ है 1680 बात, यानी कि आप उसको इंटू 2.5 कर लो, क्योंकि यार दोस्तों आप जब करेंसी एक्सचेंज कराते हो तो भी उसमें कमीशन लगता है, तो वो भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना यार, क्योंकि आप थाई भात दे रहे हो। तो जब मैंने उसको इंटू करा तो कुछ 4000 रुपये की एक बॉटल आ रही थी। दोस्तों अगर दारू की बात है और अगर आपको थाईलैंड से कोई दारू ले जाना है ना, तो आप ये वाली दारू ले जा सकते हो, है ना। 2 ब्रांड है, एक है ये होंग टोंग है ना, ये बहुत फेमस ब्रांड है यहाँ का, और बहुत लोग कहते हैं, थाई लोग बहुत पसंद करते हैं। जैसे इंडिया में ब्लेंडर्स है ना, जो सबसे ज़्यादा सेल होती है, तो होंग टोंग और ये सेनसोंग, ये 2 ऐसे ब्रांड है जो आप ट्राई कर सकते हो अगर आप ले जाना चाहो किसी को देने के लिए कि यार कुछ थाईलैंड से स्पेशली लाया दारू में, तो ये ब्रांड है, और सस्ता ही पड़ता है, 170 बात का ही है। तो सस्ती दारू भी है, मगर थाई लोग बहुत पीते हैं इसको, और 7-Eleven में भी बहुत दिख जाएगी आपको ये बिकती हुई। तो ये वाला आप लिकर ले सकते हो। दोस्तों बहुत से लोग ना यहाँ पर एयरपोर्ट पे करेंसी एक्सचेंज करवाते हैं, क्योंकि जो थाई बात बच जाते हैं तो लोगों को लगता है यार अब थाई बात का हम क्या करेंगे, दे देते हैं। तो अगर आप एयरपोर्ट से कराओगे ना, आपको बहुत नुकसान होगा, कम से कम आपको 20 पैसे अराउंड मतलब होगा। अगर 42 पैसे आज का रेट है तो आपको 25 पैसे मिल रहा है यार, मतलब सीधा 15 पैसे कम। तो इससे अच्छा ये कि आप इंडिया में करवाओ चेंज, अगर करवाना चाहते हो तो। या तो मैं आपसे यही कहूँगा कि थाई भात अपने पास रखो, कोई टेंशन नहीं है ना, आपके पास सेफ़ भी रहता है। आज नहीं तो कल आप वापस कभी थाईलैंड आओ तो काम आ जाएंगे, नहीं तो कोई आपका दोस्त जा रहा है तो उसको दे दो, या फिर इंडिया में किसी जो लोकल एजेंट होते हैं उनसे वो एक्सचेंज करा लो। या एक और ऑप्शन है, दिल्ली का जो ड्यूटी फ्री एरिया है वहाँ से शॉपिंग कर लो, तो आपका आधा पैसा तो वहीं खर्च हो जाता है, तो ज़्यादा कोई लोड रहता नहीं है। लेकिन यहाँ एयरपोर्ट में करेंसी एक्सचेंज मत कराना, बहुत नुकसान में हो जाओगे यार आप। तो हम आ चुके हैं दोस्तों। अच्छा चलो, वैसे बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं वो फ़्लाइट में ट्रैवल कर चुके होंगे, जो नहीं कर चुके या जिनको करना है या जिनकी इच्छा है उनको बता देता हूँ। एयरपोर्ट पे क्या होते हैं, 3 स्तर होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। पहला, जब आप एंट्री करते हो, एक स्टेप वो होता है जहाँ आप घूम सकते हो। फिर दूसरा स्टेप होता है जब आप चेक इन कर लेते हो, मतलब सिक्योरिटी क्रॉस कर लेते हो, इमिग्रेशन वगैरह, तो वहाँ पे ये ड्यूटी फ्री वाली शॉपिंग और सारी चीज़ें कर सकते हो। और उसके बाद ये लास्ट, आप एक बार अपना जो बोर्डिंग पास है फाड़ के टिकट, आप इस एरिया में आ जाते हो और यहाँ से सीधे आप जाओगे फ़्लाइट के अंदर। तो ऐसे काउंट करो तो 3 स्तर होते हैं, 1 2 3। वैसे बताने वाली बात नहीं थी, लेकिन मैंने उन दोस्तों के लिए बताया जिनको जो पहले कभी फ़्लाइट में नहीं गए, है ना। बट मैं दुआ करूँगा कि आप सभी लोग घूमो, है ना, फिरो, मस्त करो, थाईलैंड जाओ, अमेरिका जाओ, सब जगह जाओ। तो फाइनली कितने घंटे हो गए यार, 4.5 घंटे के बाद हम, अरे टोपी सही कर लेता हूँ, इंडिया में उतरे। जो पायलट था ना, मोदी जी को नमस्ते करो, देखो अब हम इंडिया में आ गए तो मोदी जी तो होंगे ही ना। तो जो पायलट था उसका कहना था कि थोड़ा वेदर का दिक्कत है, उस वजह से थोड़ी सी फ़्लाइट लेट हो गई है, और फिर भी ठीक है यार। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा यार, जो इंडिगो की फ़्लाइट होती है ना, उसमें बोर बहुत होते हो, क्योंकि खाना वाना तो फ्री का मिलता नहीं है, चुपचाप बैठे रहो, और आप कुछ ऑर्डर करोगे तो बहुत महंगा है। लेकिन फ़िलहाल हम चलने वाले हैं अब ड्यूटी फ्री एरिया में। इमिग्रेशन हो गया है, सब कुछ हो गया है, और आ गए हैं हम ड्यूटी फ्री एरिया में। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ड्यूटी फ्री एरिया में जैसे ही आप एंटर करो ना, एकदम से कुछ ख़रीदना मत, थोड़ा आगे जाना, थोड़ा सा चलना, क्योंकि जो ख़ास ऑफ़र्स होते हैं ना, जो लोगों को इससे छुपाए जाते हैं, वो थोड़ा आगे की तरफ होते हैं। एकदम इधर से मत ले लेना कि घुसते से ही कुछ ख़रीद लिया, ठीक है। तो वो सीन है। तो अब हम देखेंगे मंकी शोल्डर का प्राइस, क्योंकि उससे ही हम कंपेयर करने वाले हैं कि मंकी शोल्डर कितने की है, वहाँ कितने की थी और यहाँ कितने की। तो मंकी शोल्डर ढूंढते हैं पहले, मंकी शोल्डर कहाँ है। मंकी शोल्डर, ये भैया मिल गए हैं मेरे को। अब हम कंपेयर करेंगे प्राइस, और मंकी शोल्डर ओके 4500 4500 एक का।
ओके, अच्छा ये 1 लीटर है, दैट्स वाई। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों सीन ये है 44,090 रुपये है ना, और वहाँ थी 41, मतलब 40,000 के 4,000 के आसपास। तो हाँ, अब आप ये कह सकते हो कि थाईलैंड में मैं गलत हूँ और आप सही है ना। थाईलैंड से अगर आप दारू लाते हो तो वहाँ आपको सस्ती मिलती है, ठीक है ना। ये है मंकी शोल्डर का प्राइस वहाँ था 4,000 रुपये के आसपास, 4100, और यहाँ 4490 यानी कि 4500 के आसपास। तो दोस्तों सारे ब्रांड्स हैं, मगर एक चीज़ है यहाँ ऑफ़र्स मिलते रहते हैं कि 2 बॉटल पे आपको सूटकेस फ्री, तो वो थोड़ा कैलकुलेट करोगे तो हो सकता है यहाँ सस्ता पड़ जाए, डिपेंड करता है यार। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अब हम बाहर निकलेंगे और अपने घर की तरफ जाएंगे, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल, और पूछूंगा जाते जाते यही सवाल, घूमेगा क्या? घूमेगा क्या, घूमेगा